ये सेशन है। इसमें सबसे बुनियादी जो कन्फ्यूजन हमने दूर करनी है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशन कुछ पुरानी बातों को फिर से ज़िंदा करने का नाम है। पुराने रिवाज, रीत, क्रीड्स, उनकी रिवाइवल है। और मॉडर्निटी जो है वो समथिंग न्यू होती है। हर दौर अपने से आने वाले पहले दौर से कुछ जदीद होता है, नया होता है। तो मॉडर्निटी और ट्रेडिशन में ये फ़र्क नहीं है। इस बात को हमने क्लियर करने के लिए ये सेशन किया है। बल्कि इनमें फ़र्क है क्या? इनमें बुनियादी फ़र्क पर्सपेक्टिव का है, बुनियादी फ़र्क लेंस का है। दुनिया को देखने के दो अलग लेंस हैं। ये एक ट्रेडिशनल है, एक मॉडर्न है। ऐसा नहीं है कि 17वीं सदी में जो हो रहा था तो 18वीं सदी उससे मॉडर्न है। 18वीं में जो हो रहा था, हमारी जनरल परसेप्शन ये है कि ट्रेडिशन जो पीछे था और मॉडर्न जो अब हो रहा है, ऐसा नहीं है। ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी बोथ आर टेक्निकल टर्म्स। ट्रेडिशन भी एक इस्तिलाह है और ये अपने पीछे पूरा एक मीनिंग्स का बर्डन लिए हुए एक पूरा लगेज है इसका अपना। इसी तरह मॉडर्निटी भी एक इस्तिलाह है। उसको मॉडर्निटी की बजाय कुछ और कह दिया जाता तो हो सकता है हम लोगों को उसी को ही, बेशक उस पर्सपेक्टिव को ट्रेडिशनल भी कह दिया जाता तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ही रहना था। समथिंग न्यू नहीं सिर्फ होनी थी उसमें। तो हर आने वाला दौर पिछले दौर से जैसे कुछ एडवांस्ड होता है, तो इस एडवांसमेंट का नाम मॉडर्निटी नहीं है। और ना ही ट्रेडिशन कुछ स्टैटिक या बैकवर्डनेस किस्म की चीज़ होती है। ये पॉइंट क्लियर होगा हमारी आज की इन डिस्कशंस में कि दर हकीकत वो दो पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। ये दो वर्ल्ड व्यू हैं, दुनिया को देखने के दो तनाज़र हैं। ये दो डिफरेंट लेंस हैं ज़िंदगी, हयात और पूरी कायनात को देखने के। तो ये एक बेसिक थीम है जिसको हम आज की नशिस्त में क्लियर करने जा रहे हैं। इसके लिए एक ऑप्शन थी मेरे पास कि मैं एक जनरल लेक्चर दे देता या कोई बात कर लेता आपसे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि हम मॉडर्निटी की सेल्फ स्टेटमेंट देखें। ये काफ़ी नहीं है कि मिग्नोलो ने मॉडर्निटी पे तनकीद कर दी तो हम देखें मिग्नोलो ने क्या की। हम कुछ मॉडर्निटी पे अपनी क्रिटिक रखते हैं तो वो बता दें कि ये मॉडर्निटी है। हमने मॉडर्निटी आपको इस चैप्टर में, ये मॉडर्निटी की बुनियाद है लियोनार्डो डा विंची। तो लियोनार्डो डा विंची यूँ समझ लें कि जिस फ़र्द के अंदर एक पर्सन था, ये पर्सोनिफिकेशन है उस तहजीब की। वो आदमी पहले बना और वो तहजीब बाद में बनी। उस पर्सन की डिटेल ही जब तहजीब में उतरी तो वो मॉडर्निटी बन गई। तो रेनेसांस पीरियड का ये फ़र्द जो था, ये इंडिविजुअल जो था, ये पर्सोनिफिक, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे इस्लाम की पर्सोनिफिकेशन जो थी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में थी, उनकी ज़िंदगी में थी, उनकी हयात में थी। पुरानी इस्लामी तहजीब जो है उन्हीं में से ही फूट रही है। इकबाल ने भी जो कहा है कि नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि पूरी इस्लामी तहजीब क्या है, या तो मोहम्मद को तलाश कर लिया है किसी ने, या हनूज अंदर तलाश मोहम्मद अस्त, तो वो या उसकी तलाश में है। तो मॉडर्निटी क्या है? असल में उस शख्सियत में जो कुछ ढल गया था वो तहजीब में जब उतरा तो मॉडर्निटी बन गई। और ऐसी शख्सियतें हर तहजीब के एमर्ज करने के वक्त होती हैं। हमारी साउथ एशियन सिविलाइजेशन में सल्तनत पीरियड जो था उसकी तहजीब की पर्सोनिफिकेशन अमीर खुसरो था। अगर पूरी उस तहजीब को समझना है, सिर्फ अमीर खुसरो को समझ लें, पूरी सल्तनत पीरियड की हिंदुस्तान का साउथ एशिया समझ आ जाएगा। मुग़ल पीरियड की पर्सोनिफिकेशन हकीम फतहुल्लाह शिराजी था। पूरे मुग़ल पीरियड को और हमारी पूरी, जिसको हम साउथ एशियन सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन या इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन इन साउथ एशिया कह रहे हैं, तो वो हकीम फतहुल्लाह शिराजी को समझ लें, उनकी शख्सियत को समझ लें तो वो पूरी मुग़ल तहजीब समझ आ जाती है। तो लियोनार्डो डा विंची इसी किस्म की एक शख्सियत थे और उनके अंदर क्या एक शिफ्ट आई, हम उसको समझकर
ये समझना चाह रहे हैं कि मॉडर्निटी क्या है, और ये उनके बारे में कोई क्रिटिक नहीं लिखी गई। व्हाट हैपन टू लियोनार्डो डा विंची वो है, और एक मॉडर्न पर्सन जो है ये माजलिश और मेलानस्की, इन लोगों ने ये क्रिटिक्स ऑफ मॉडर्निटी नहीं है। तो ये बुक पूरी की पूरी पढ़े आप वैसे, और ये चैप्टर जो है ये खुसूसन ये सेल्फ स्टेटमेंट ऑफ द मॉडर्निटी है कि व्हाट इज मॉडर्निटी और मॉडर्निटी की फाउंडेशंस क्या है। अब इसमें आप काम सिर्फ यही 2 पॉइंट दोबारा से टेक्स्ट भी थोड़ी सी रीड कर दे। एक तो पेज 11 हम पढ़ेंगे और एक 17 से शुरू करके 18 का थोड़ा सा टुकड़ा पढ़ेंगे। ये 2 पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, यही 2 बातें जो हमने की हैं इस जगह पे। इसको खोलें ज़रा, कौन रीड करेगा जी? पेज 11 के ऊपर जी अपनी डॉक्यूमेंट उसमें से जो लोग अपने सेल फोन से निकालें, और सिर्फ वो एक पैराग्राफ हमने पेज 11 का 2nd पैराग्राफ, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ रेनेसांस। जी Page 11, 2nd paragraph, the first. Okay. This first form of the Renaissance was now changing to another, and Leonardo personifies the transition. It is a transition from a classical to a popular, from an idealistic to an empirical Renaissance, from a worship of past humanism to a fierce belief in the human present. The Medici had given up the medieval ideal of an unapproachable godhead, but man and nature were still remote ideals to them, to be found mainly in books. The self-made men of the new Renaissance, however, wanted to grasp man and nature through the senses, physically in handfuls. As Leonardo wrote in his notebooks, ये काफ़ी है, हमारा काम चल जाएगा इतने से। अब ये पॉइंट आपके सामने आ गया, ये वही पहला पॉइंट सिमल ने जो कहा, इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब इसमें मिस क्या था? सिमल ने जो ये बात आपके सामने रखी कि ये वो बेसिक शिफ्ट थी जो लियोनार्डो के ज़रिए आई। वो क्या शिफ्ट थी? फर्स्ट रेनेसांस एंड सेकंड रेनेसांस। रेनेसांस लियोनार्डो से पहले शुरू हो गई, लेकिन लियोनार्डो ने आके फर्स्ट रेनेसांस को सेकंड रेनेसांस में शिफ्ट किया। लियोनार्डो एंड हिज कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट्स। अब वो क्या शिफ्ट थी? फर्स्ट रेनेसांस क्या थी? फर्स्ट रेनेसांस ज़रा मिसिंग थी। उसामा ने जैसे कहा कि कंसर्न क्या था फर्स्ट रेनेसांस वालों का? उनका कंसर्न था कि जो ग्रीक टाइम और रोमन पीरियड, उनके दरमियान जो एक रिलीजियस डॉगमेटिक फेज आई थी हिस्ट्री के अंदर, अब वेस्ट के अंदर उससे निकलने का जो हल सोचा गया वो फर्स्ट रेनेसांस थी। क्योंकि क्रिश्चियनडम, उसके असरात और थियोलॉजियंस वो एम्पावर हो गए वेस्ट के अंदर, और ग्रीक थॉट, रोमन कॉन्सेप्ट्स, वो सारी चीज़ें पीछे चली गई। अब उसके ख़िलाफ़ एक जो रेजिस्टेंस पैदा हुई, उसका नतीजा क्या हुआ कि सब ने ये सोचना शुरू किया कि हम इस डॉगमेटिक रिलीजन से तब निकल पाएंगे अगर अपने क्लासिक्स की तरफ लौटेंगे। ये फर्स्ट रेनेसांस थी। मतलब अब मामला वहाँ पे सिर्फ खुदा से हटना और इंसान पे आना, ये उसके सेकंड रेनेसांस का एक हिस्सा था, सेकंड रेनेसांस की स्ट्रेटेजी थी। फर्स्ट रेनेसांस में तीसरा एक्टर क्लासिक्स थे, ग्रीक क्लासिक्स, कि हम इस डॉगमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन से कैसे जान छुड़ाएं। वो जान छुड़ाने का तरीका उन्होंने ये ढूंढा कि हम ग्रीक्स का लिटरेचर पढ़ें। बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बननी शुरू हुई। टर्की में आप जब जाते हैं, ग्रीस में जाते हैं, तो वहाँ पे इब्तदाई दौर की लाइब्रेरीज नज़र आएंगी आपको, 14वीं सदी की, 13वीं सदी की। तो वो है सोफिया के आसपास भी नज़र आएंगी आपको, सल्जूक, डिफरेंट सिटीज़ में जहाँ भी जाएंगे। तो एफेसस के अंदर भी वो आपको सबसे अहम बिल्डिंग जो नज़र आती है, पुरानी खड़ी एक लाइब्रेरी है। तो ये लाइब्रेरीज बनी बहुत ज़्यादा। वो बनी क्यों? कि
कि क्लासिक लिटरेचर की तरफ लौटे, ग्रीक्स के किए काम की तरफ। अब बाइबल से निकलो, ग्रीक फिलॉसफी पे जाओ, ग्रीक आर्ट पे जाओ, उन चीज़ों को पढ़ो, उससे हम डॉगमेटिज्म से निकल पाएंगे। ये फर्स्ट रेनेसांस थी। जदीदियत फर्स्ट रेनेसांस से नहीं पैदा हुई, मॉडर्निटी फर्स्ट रेनेसांस से नहीं पैदा हुई। जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि शायद उसी क्लासिक्स ने आके आगे मॉडर्निटी पैदा कर दी। ये एक पॉइंट था इसमें। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि जो शिफ्ट लियोनार्डो ने दी, लियोनार्डो ने शिफ्ट ये दी कि क्लासिक्स की तरफ लौट के भी बात नहीं बनेगी, ग्रीक्स को पढ़ के भी बात नहीं बनेगी, बल्कि समथिंग न्यू करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। और ये बात वो क्यों कर पाया? क्योंकि जिस माहौल में वो रह रहा था वो सिटी स्टेट्स ऑफ इटली थी। इटली में बिजनेस बहुत ज़्यादा था, ट्रेडर्स का हब था वो, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट आज़ाद शहर थे, वो पूरी एक रियासत का काम करते थे। और किसी भी नई तहजीब को एमर्ज करने के लिए सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट स्पेसेस चाहिए होती है, खा वो शहर हो, खा वो गांव हो, खा वो कस्बे। ऐसी ही एक मौका अंग्रेज़ के आने से पहले हिंदुस्तान में भी पैदा हुआ, जो रेनेसांस के वक़्त इटली में पैदा हुआ कि सिटी स्टेट्स एमर्ज कर गई ट्रेडर्स की एक्टिविटी की वजह से। अब वहाँ पे उस माहौल में लियोनार्डो पैदा होता है, या इस किस्म के लोग पैदा होते हैं जो इस पे गौर करते हैं कि आप क्लासिक से निकल के समथिंग न्यू ये करने का एक जज्बा उनके अंदर पैदा होता है। तो कोई भी नई डेवलपमेंट ऐसे माहौल में आती है। अंग्रेज़ के आने से पहले हिंदुस्तान में मुग़लों की जब डिसइंटीग्रेशन हुई और मुग़ल्स कमज़ोर हुए, तो एक तरह का एक माहौल जो पैदा हुआ, उसने हिंदुस्तान के अंदर छोटी स्टेट्स को, छोटी रियासतों को और कस्बों को और देहात को एम्पावर कर दिया। सेंट्रल पावर और कमज़ोर हो गई। एक तो मुग़ल्स वैसे भी इंटरवेंशनिस्ट नहीं थे, वो कब्ज़ा करते थे, दिल्ली जाके बैठ जाते थे। आप अपनी एजुकेशन खुद देखें, आप अपनी इकोनॉमी खुद देखें, आप अपना कल्चर खुद देखें, आप अपना मज़हब खुद देखें, वो आपकी डेली लाइफ में इंटरवीन नहीं करते थे। वो क्या करते थे? वो सिर्फ आपसे एक शेयर लेते थे, आपकी इनकम में से एक टैक्स वसूल करते थे, और उसका एक निज़ाम उन्होंने मालियात का बनाया था। उसके अलावा बाकी आप अपनी ज़िंदगी जीते थे। अंग्रेज़ इंटरवेंशनिस्ट था, वो आया, उसने कहा नहीं, मैं आपकी एजुकेशन को भी छेड़ूंगा, आपके कानून को भी छेड़ूंगा, आपके रस्म व रिवाज को भी छेड़ूंगा, आपके वे ऑफ लाइफ को भी छेड़ूंगा। ये एक फ़र्क था। दोनों ही इन्वेडर थे, दोनों ही हुक्मरान थे, लेकिन मिजाजों का एक फ़र्क था। अब मुग़ल्स जब वीक हुए तो और फ्रीडम मिल गई इंडिपेंडेंट रियासतों को। फिर नीचे की लेयर तक हमारा अपना गांव भी इस किस्म का एक सेल्फ सफिशिएंट गांव था पूरा। इसके लिए मैं टर्म यूज़ करता हूँ विलेज रिपब्लिक्स ऑफ इंडिया। अंग्रेज़ के आने से पहले हम विलेज रिपब्लिक्स बन चुके थे, जिसे वैसे फ्यूडलिज्म समझा जा रहा है, उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड ये थी कि सिटी स्टेट ऑफ इटली की तरह हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंट विलेज रिपब्लिक्स पैदा हो चुकी थी। उस हर विलेज रिपब्लिक में अपनी एक हवेली होती थी, वहाँ से वो गवर्न हो रहा था, और सारा कुछ कपड़ा भी वहीं तैयार हो रहा था, खाने का भी वहीं तैयार होता, इकोनॉमी भी वहीं थी, और स्कॉलरशिप भी लोकल थी। ये एक माहौल था। ऐसा माहौल बड़ा फेवरेबल होता है लियोनार्डो पैदा करने के लिए। ऐसा माहौल बड़ा फेवरेबल होता है एक नई तहजीब पैदा करने के लिए। अंग्रेज़ अगर ना आता तो हमारी ये विलेज रिपब्लिक्स हो सकता है मॉडर्निटी से भी बहुत बड़ी कोई तहजीबी शिफ्ट पैदा करने में कामयाब हो जाती। ये एक पॉइंट दरमियान में आ गया। अब क्या शिफ्ट आई वहाँ पे? समथिंग न्यू करना, और उस करने में जो जो लियोनार्डो ने किया उसको सेकंड रेनेसांस कहते हैं। तो फर्स्ट रेनेसांस बाइबल से निकलो,
डॉगमेटिक आइडियाज ऑफ रिलीजन से निकलो, चर्च का जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है और चर्च ही मजहब की ताबीर पैदा कर रहा है, उससे निकलो। उससे निकलने का हल क्या है? ग्रीक क्लासिक्स की तरफ लौटो, प्लेटो पढ़ो, अरिस्टोटल पढ़ो, पैथागोरियन ट्रेडिशन में जाओ, ये सारा कुछ पढ़ो। उसके लिए लाइब्रेरीज बनी, डिस्कशन फोरम्स बने, लोग ग्रीक लिटरेचर को पढ़ते थे, ग्रीक फिलॉसफी को पढ़ते थे, ये काम होने लग गया। लियोनार्डो ने क्या शिफ्ट दी कि नहीं, ये भी काफ़ी नहीं है, कुछ नया करना होगा। ये नया करने की जो ख्वाहिश थी, ये सेकंड रेनेसांस थी। और वो नया करने में उसने क्या कर दिया, इसी पेज के आखिर की 3-4 लाइनें भी पढ़ दें, द सेम पेज 11, उसमें वो अगले 2 पॉइंट आ जाएंगे हमारे। लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज, पेज 11, कौन पढ़ेगा? जी आप ही पढ़ दें। Okay. Leonardo too was interested in what was new. He was not willing to look back. His look was outward and forward into nature. He looked at her with 2 passions. अब 2 पैशंस पे गौर करना है, उसके क्या थे नया करने में। कौन से 2 पैशंस थे? One is for the exact, which turned him towards mathematics. एग्जैक्ट करना है, जो भी करना है, उसने मैथमेटिक्स की तरफ उसकी तवज्जो की, बहुत ही प्रिसीजन के साथ करना है जी। And a passion for the actual, और दूसरा एक्चुअल करना है, which urged him to experiment. उसके लिए उसे एक्सपेरिमेंट की तरफ आना पड़ा। एक्सपेरिमेंटल मेथड की ओरिजिन ये है। अब उसी से साइंसेस डेवलप हो रही हैं, एग्जैक्ट करने से और एक्चुअल करने से। उसी से ही आगे जाके मॉडर्निटी सारी पैदा हो रही है, एग्जैक्ट करना और एक्चुअल करना। अब एग्जैक्ट करना क्या था, वो मैं आपको एक मिसाल से बताता हूँ। जो सैयदा ने की बात, रफ़िया ने, कि एंजल्स की तस्वीरें बन रही थी पहले, पेंटर्स क्या कर रहे थे, परियां बना रहे थे, हूरें बना रहे थे। तो ये क्या था, ये एक्चुअल नहीं था, ये चीज़ें एक्चुअलिटी से रिलेटेड थी। पहले हम एग्जैक्ट पे आते हैं। एग्जैक्ट में क्या था? अब लियोनार्डो क्या पेंट करता था? लियोनार्डो पेंट करता था तस्वीरें, मोनालिसा पेंट कर दी, सब्जी पेंट कर दी, कुछ डिज़ाइंस पेंट कर दिए। वो एक पेंटर था लियोनार्डो। अब उसने जो भी पेंट करना शुरू किया, उसको एग्जैक्ट करने के लिए पूरी डिटेल में पेंट किया। डिटेल में किस हद तक पेंट किया? उसने एक औरत पेंट करनी है तो उसके फ्लैश के पीछे चलती हुई उसकी वेन्स तक पेंटिंग में उभार देता था, दिखा देता था। ये उसके एग्जैक्ट करना था पेंटिंग के अंदर। और उसकी वही पेंटिंग्स बाद में मेडिकल साइंसेस के अंदर एनाटॉमी में इल्मुल अब्दान की बुनियाद बनी। वो एनाटॉमी पढ़ाने के लिए बड़ा अरसा तक लियोनार्डो की वो पेंटिंग्स यूज़ होती रहीं कि जिस्मानी आज़ा का इल्म देने के लिए उन तस्वीरों की मदद ली जाती रही। वो इतनी एग्जैक्ट पेंट हुई थी कि वो फ्लश के अंदर चलती हुई वेन्स तक दिखा रहा था और हड्डियों के हर उभार को भी नुमाया करके दिखा रहा था अपनी पेंटिंग के अंदर। ये एग्जैक्ट करने की उसकी कोशिश थी। दूसरी चीज़ थी कि एक्चुअल करना। अब एक्चुअल करने में उसने क्या किया? लियोनार्डो डा विंची की सबसे मारूफ पेंटिंग क्या है? मोनालिसा। ठीक है, मोनालिसा क्या है? व्हाट इज मोनालिसा? उसके पीछे उसकी मदर का वो है, अ वर्जिन वुमन, ठीक है, कि जो वो मतलब उसको उसका वो मकाम नहीं मिल पाया था जी, उसकी माँ को। अब क्या था मोनालिसा? उस पर कई चीज़ें हो रही हैं बात। दर हकीकत मोनालिसा सिर्फ एक सिंपल सी शिफ्ट थी कि परियां पेंट करने की बजाय, हूरें पेंट करने की बजाय आज की औरत पेंट करती। दैट वाज द एक्चुअल गर्ल। उसने आइडियल पेंट करने की बजाय, उसने रियल पेंट करने की बजाय, उसने परियां पेंट करने की बजाय, उसने हूरें पेंट करने की बजाय एक आम सी औरत पेंट कर दी। वो मोनालिसा बन गई तारीख में। वो एक सादा सी औरत थी, उस दौर की औरत थी। कई लोग कहते हैं कि उसकी अपनी माँ थी जो उसके घर में मुलाजमा के तौर पे काम करती थी, क्योंकि इलिजिटिमेट चाइल्ड था, घर वालों को नहीं पता था उसका बच्चा, उसको मुलाजमा रख लिया ताकि पास रहे, बच्चे की परवरिश करे। कई कहते हैं कि जी उसने दरअसल लियोनार्डो ने अपने बारे ही सोच के वो एक और
थेरी है कि खुद कोई पेंट किया है, एक फेमिनिस्टिक वर्जन यूँ कह लें अपने, कई थेरीज हैं, लेकिन दर हकीकत क्या था, उसने परियां पेंट और हूरें पेंट करने की बजाय एक आम औरत पेंट की, एक एक्चुअल लेडी को पेंट कर दिया। ये एक शिफ्ट थी कि एक्चुअल की तरफ आओ, एग्जैक्ट करो, विद प्रिसीजन करो, विद डिटेल करो, और करो किस पे, एक्चुअल पे। अब ये वो रेनेसांस थी, सेकंड रेनेसांस, जिसने आगे जाके मॉडर्निटी पैदा की। अब वो एक्चुअल, ये सेल्फ स्टेटमेंट है अब इनकी मॉडर्निटी की, ये क्रिटिक नहीं है, बल्कि ये तो एक एप्रिसिएशन है वो जो दे रहे हैं अपनी मॉडर्निटी को, कि हमने एग्जैक्ट करना सिखाया दुनिया को। अब एग्जैक्ट करना क्या था, डिटेल में करना क्या था, बुशरा मेडिकल से हैं जैसे, अब आँख को जब देखते हैं डॉक्टर तो पहले वो ड्रॉप्स डाल के उसे डायलेट कर देते हैं कि पुतली फैल जाए या वो चीज़ें वाज़ेह नज़र आए। तो ये साइंटिफिक मेथड वहाँ से डिटेल को समझना, एग्जैक्ट करना, ये डिटेल्स में उतरना पड़ा। ये सारा डिटेल्स को समझने देखने की टेक्निक्स थी। आज हम भी जब चीज़ों में जाते हैं उसकी डिटेल्स पे फोकस करते हैं, तो पूरी की पूरी मॉडर्निटी भी, रेनेसांस भी, और ये पूरी साइंटिफिक डेवलपमेंट भी एग्जैक्ट करने और एक्चुअल करने की ख्वाहिश से पैदा हुई। और एग्जैक्ट करना ये प्रिसीजन था, एग्जैक्ट करना ये चीज़ों को डायलेट करके देखने की आदत थी, और एक्चुअल करना क्या था कि परियां और हूरें पेंट करने की बजाय आम सी औरत पेंट कर दो, वही मोनालिसा बन गई। एक औरत को, आज की औरत को पेंट किया तो वो मोनालिसा कहला गई। अब ये तो था मॉडर्निटी का सेल्फ स्टेटमेंट, एग्जैक्ट करना और एक्चुअल करना, ये दो चीजें। अब वो एक्चुअल क्या है, जो कुछ भी नजर आ रहा है, मंडेन, एक्चुअल एक वाकया है, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, दैट इज एक्चुअलिटी। अब रियल और आइडियल क्या है, ये ट्रेडिशन का कंसर्न है, इस पे हम आगे आएंगे कि उसमें क्या ब्यूटी थी जो छोड़ा उन्होंने, और इस पे आए। अब एक्चुअल करने के लिए कई चीजें छोड़नी पड़ी और कई करनी पड़ी। हमारी नजर अब इस दुनिया पे आ गई एक्चुअल करने के लिए। अब हमें हुरें नजर आना बंद हो गई, हमें परियां नजर आना बंद हो गई, हमें आम औरत भी नजर आने लग गई। इसको अपनी वो अचीवमेंट कहते हैं कि हमने एक्चुअल पे नजर करना सिखाया है आपको, हमने एक्चुअल को देखना सिखाया है आपको, और एग्जैक्ट करना सिखाया है, सब कुछ विद वेरी प्रिसीजन। वो सीटी गाइडेड सर्जरीज, ये एग्जैक्ट करना है। रेडिएशन जो है सीटी गाइडेड, पहले आप करते थे इतने पैच पूरे बॉडी के पे कर दें, उसकी रेडिएशंस कर दें, अब आगे नहीं, विद प्रिसीजन्स बहुत ज़्यादा उसी पॉइंट के ऊपर रेडिएशंस करेंगे आप। तो ये एग्जैक्ट करने की डेवलपमेंट है सारी, और ये एक्चुअल करने की है कि आम इंसान को पेंट करो, ये सारा अब ये ओरिजिन है कि जो असल में रेनेसांस, सेकंड रेनेसांस थी, ये आगे चल के एनलाइटनमेंट बनेगी, मॉडर्निटी बनेगी। बुनियादी असूल ये थे पीछे जो उस पर काम कर रहे थे। अब इसी बुक का पेज 17 खोल ले, एक पैराग्राफ वहाँ से पढ़ते हैं और फिर आगे चलते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जो डिटेल की बात हुई है, यानी अगर हम इजिप्शियन पिरामिड्स को देखें जी। या बेबीलोन के स्ट्रक्चर्स को जी। देखें, उसका जो आर्किटेक्चर या पेंटिंग है, जी जी मतलब ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसमें डिटेल मिस थी या मॉडर्निटी वो डिटेल लेके आ रही, यानी वो ट्रेडिशन के पास उसकी जो क्रिएशन थी उसके अंदर डिटेल नहीं थी, तो इसका मतलब डिटेल थी, लेकिन पिवट ऑफ द जो मैटर था वो डिटेल नहीं थी। बुनियादी नजर कहीं और थी, डिटेल भी की जा रही थी। सेंट्रलिटी ऑफ डिटेल नहीं थी उस वर्ल्ड व्यू के अंदर। यहाँ पे एग्जैक्ट करना और एक्चुअल करना सेंटर में ले आए चीज़ों के, सबसे ज़्यादा अहमियत इसकी होगी, बाकी सब कुछ इसके गिर्द घूमेगा, एग्जैक्ट के और डिटेल। और नॉलेज भी वही है जो डिटेल से समझ आएगा और जो एक्चुअल से समझ आएगा। जो आइडियल से समझ आएगा वो नॉलेज नहीं है,
आप पीस मील करके उसको अलग-अलग करके फिर रियलिटी को Reality को देखना। ट्रेडिशन होलिस्टिक और डिटेल है, holistic। वो पीस मील डिटेल। इस पे आएंगे, अभी ट्रेडिशन पे तो मैं जा ही नहीं रहा। ठीक। हम तो कह रहे हैं कि सेल्फ स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्निटी क्या है वो देख रहे हैं हमने। जो अगला स्टेटमेंट है यहाँ पे, जी जी these two strands, the logical and the यही experimental। यही पढ़ने लगे हैं एक नहीं, वो तो ये 11th का ही ये था। इसी में पढ़ने लगे हैं पहले। अच्छा, अब इससे हुआ क्या एग्जैक्ट और डिटेल से, इन दो स्ट्रैंड से उसके आगे फिक्रे में आगे इन्होंने पॉइंट आउट कर दिया, हम कहीं भूल नहीं बैठे। एक तो उससे लॉजिकल पैदा हुआ, ये पढ़ दे फिक्रा, कौन पढ़ेगा? these two Loud पढ़ दे। strands, the logical and the experimental, have reunited the two sinews of the scientific method ever since। ये जुबानी तो मैंने ये बात कर दी कि अब उससे क्या हुआ इन दो चीज़ों से, एग्जैक्ट करने से और इन एक्चुअल पे जाने से, कि एक तो चीज़ों को लॉजिकली करने की हैबिट बनी, और दूसरा क्या किया, एक्सपेरिमेंटल मेथड पे आए, एक्सपेरिमेंट्स करना, तजर्बा करना, ये चीज़ें। इसी की आगे डिटेल आ रही पेज 18 पे जी, 18 पेज 17 पेज पे है। कौन पढ़ेगा जी? पढ़ दे जल्दी जल्दी ये नहीं पढ़े? पेज 17 शुरू से ही You want me to read it? नहीं पढ़े। जी। द सेकंड Second, Leonardo was the man of the people. What he saw for himself, with little attention to the learning of ancient predecessors. Indeed, the books of the great Greek and Latin authors were to him rather second-hand. Already the water pot which we quoted earlier, because he believed that the things about which they talked were discoverable in nature herself. His belief marks a critical change in the Renaissance. The humanists before him by 1450 had superseded in importance the medieval scholastics and the speculations and returned to the classic pagan authors, to Greek and Latin literature. Leonardo was one of the first to break with this break. His interest was not in the authority of the ancients, but in a direct appeal to nature. ठीक हो गया। ये पेज की पैराग्राफ पूरा आप पढ़ लीजिएगा। ये वो बात है जो आप मिस कर रहे थे उस पॉइंट में, जो हमने कही कि बैक टू द क्लासिक्स। बस सिर्फ खुदा और इंसान का मामला नहीं था पहली शिफ्ट में, वो बैक टू क्लासिक्स वाली उसी की डिटेल है जुबानी, मैंने वो बात आपसे कर ली। अब ये बात आप लोगों के सामने आ गई कि मॉडर्निटी की सेल्फ स्टेटमेंट क्या है, कि हमारी बुनियादें क्या हैं, हमारी फाउंडेशंस क्या हैं, ये एग्जैक्ट करना और एक्चुअल करना, इससे वो सारा कुछ एमर्ज किया है। ये अब ट्रेडिशन पढ़ाने के लिए भी रूटीन प्रैक्टिस तो मेरी यही है कि इस तरह का कोई आर्टिकल पढ़ाता हूँ आप लोगों को, जैसे हमने ये एक देख लिया, वो मैं शेयर करूँगा बाद में पढ़ने के लिए। लेकिन आज की इस नशिस्त में मेरे लिए वो आसान इसलिए हो गया फरीद साहब की वजह से। और एक शुरू में हमारा एक नाटक हुआ तो उसमें हुमा ने जो पहले गुफ्तगू कर दी, अगला हिस्सा जो मैं ट्रेडिशन की बात करते हुए करूँगा वो उससे आसान हो गया है। और ये जो पूरी एक हमने टेक्स्ट पढ़नी थी, कई दफ़ा तो मॉडर्निटी तो ये दो चीज़ों से एग्जैक्ट और एक्चुअल से समझ आ जाती थी, और ट्रेडिशन समझने के लिए हमें कई सेशंस करने पड़ते थे। फरीद साहब के पिछले 3 सेशन की वजह से हम 5 मिनट में उसको समझ लेंगे ट्रेडिशन को। अब इस एग्जैक्ट करने में और एक्चुअल करने में अब हमारी पूरी की पूरी स्टडी का फोकस एक्चुअल पेंट करो, आम औरत पेंट करो, मोनालिसा पेंट करो, और उसको इतना एग्जैक्ट पेंट करो कि उसके फ्लश, उसकी वेन्स तक नज़र आ जाए, इतनी प्रिसीजन के साथ कर दो। ये था इसमें। वो ये समझ रहे हैं कि हमारा कारनामा ये बड़ा है कि हमने सिर्फ स्किन नहीं दिखाई, स्किन डीप ब्यूटी दिखाई है, उसमें चलने वाली वेन्स और उनमें चलने वाला ब्लड भी दिखा दिया है। इसको अपना बहुत बड़ा कारनामा कह रहे हैं। लेकिन ट्रेडिशन क्या है? अब ट्रेडिशन का कारनामा क्या था और ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी क्या थी? हम यही समझते रहे कि शायद एक आउटडेटेड जो बातें हैं, तारीख में गुजरी हुई बातें, वो ट्रेडिशन होती हैं। समथिंग इन पास्ट इज ट्रेडिशन एंड समथिंग इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दैट विल बी द मॉडर्निटी। तो असल में ये है कि ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, दिस मेथोडोलॉजी, इससे एमर्ज करती है मॉडर्निटी जो हमने पढ़ी। ये मॉडर्निटी खुद कह रही है, सेल्फ स्टेटमेंट है। अब ट्रेडिशन की सेल्फ स्टेटमेंट, फरीद साहब की सेल्फ स्टेटमेंट पिछले 3 दिन से आप पढ़ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं,
बाहर छत के ऊपर आपने रिब बनी देखी है, वो डिजाइन पैटर्न ज्योमेट्रिक स्टार सा बाहर वाली पे, मैं वो जो चल अंदर वॉशरूम में एक पैटर्न आपने देखा है उसका मार्बल पे बना हुआ स्टार। अब उस स्टार को जितनी भी डिटेल से कर लें उसको बहुत ब्यूटीफाई किया जा सकता है। बाहर ये दरवाज़ा हमारा जो बना है, इसमें एक मैं मिसाल देता हूँ डिटेल में क्या फ़र्क है, समझ आ जाएगा। डिटेल ये है कि हमारे इलाके में जितनी भी हवेलियाँ थीं उन सब हवेलियों में से 90% कच्ची ईंट की बनी हुई थी। हमसे बड़े जागीरदार भी यहाँ के पठान फैमिली थी, वो सबसे बड़े जागीरदार थे यहाँ के, समद खान, अमीन खान, उस्मान खान, अकरम खां कबर बहुत बड़े मारूफ शायर थे, तो वो हमसे बड़े जागीरदार थे अंग्रेज पीरियड में, जागीरें जब उनको मिली तो। लेकिन उन्होंने पक्की हवेली बनाई पुख्ता ईंट की। सिख यहाँ रह रहे थे चिपलीपुर में, सिख रह रहे थे तारा सिंह में, उनकी हवेलियाँ थी, वो भी पुख्ता ईंट की थी। जेठपुर में सिख रह रहे थे, उनकी पुख्ता ईंट की हवेलियाँ थी। लेकिन फ़र्क क्या था, हम वो गिलानियों की हवेली, वो दरवाज़ा अपने पास तस्वीर खोलिए अगर किसी के पास हो, वो उस हवेली में वो दरवाजे की स्ट्रक्चर यही है, प्रिंसिपल सेम है उस दरवाजे का और इसका, असूल सेम है जो पीछे है, लेकिन एक डिटेल में फ़र्क है। हमारे इस दरवाजे में, ये हमारी पुरानी हवेली का दरवाज़ा था, उसकी फ़ोटो से हमने पूरी डिटेल्स कॉपी कर दी उसकी। लेकिन गिलानियों वाली हवेली आप देख के आए, ये देख के आए, एक बहुत बड़ा फ़र्क था कि अंदर जो वो दिल्ले से बने हुए हैं दरवाजे की साइड पे, उस पे ईंट जो कटी हुई है दिलों पे, वो सिर्फ एक कार्नर सा बनाने वाला एज बना हुआ, सादा सा जैसे ईंट कटती, ये शेप बन गई है। हमारे इस दरवाजे में आप देखेंगे कि उसी एजेस को एक गुलाई भी दी गई है जिसे कुब्बा कहते हैं मिस्त्रियों की जुबान में, और उसके अब अंदर एक कर्व भी दिया गया है। मेडिकल की जुबान के अंदर वो दिया क्यों जाता है, वो ऑप्थेल्मोलॉजी का एक ज़रूरत है कि देखने वाले की नज़र के अंदर क्योंकि कन्वेक्स और कनकेव लेंस चल रहा है, तो चीज़ों की सरफेस भी कनकेव और कन्वेक्स में होगी, तो वो आपकी नज़र के लिए माइल्ड होंगी चीज़ें, उसका मैटर डिज़ॉल्व हो जाएगा और आपकी नज़र पे बोझ नहीं आएगा उन चीज़ों को देखने के, ब्यूटी के अलावा भी। ये उसकी डिटेल, हमारे इसमें कुब्बा भी नज़र आएगा, गलता भी नज़र आएगा, ये डिटेल है। कन्वेक्स शेप बना के फिर कनकेव शेप दी है, वो सामने अंगीठी है, नीचे कुब्बा लगा हुआ है, ऊपर गलता लगा हुआ है टॉप पे, एक कन्वेक्स है ईंट, एक कनकेव है। ये मॉडर्निटी ट्रेडिशन ये हरकतें कर रही थी पहले भी, अब ये कन्वेक्स और कनकेव बन के सारी आर्किटेक्चर चलती है, मिस्त्री इसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ये तो है डिटेल, ये ट्रेडिशन वाले भी कर रहे थे आपने जो पूछा, लेकिन ट्रेडिशन वाले सिर्फ डिटेल में नहीं कर रहे हैं, इस डिटेल के पीछे एक प्रिंसिपल भी होते थे, कुछ असूल होते थे, कुछ ज़ाब्ते होते थे, पीछे कुछ बहुत कुछ इनविजिबल होता था। मॉडर्निटी ने क्या किया, उन्होंने समझ लिया ये डिटेल ही सब कुछ है, जैसे जैसे डिटेल में जाते जाएंगे चीज़ें खुलती जाएंगी, इन डिटेल्स को जितना खोल लो यही एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड है, यही एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूनिवर्स है कि डिटेल में देखो और डिटेल में करो, और एक्चुअल वर्ल्ड को देखो और एक्चुअल वर्ल्ड पे करो वो डिटेल का ऑब्जर्वेशन भी डिटेल में, एक्सपेरिमेंट भी डिटेल में, एक्चुअल वर्ल्ड पे हो। इस बात का नाम मॉडर्निटी था। अब ये डिटेल करना सिर्फ ये करना था। अब ट्रेडिशन क्या कर रही थी, आप लोगों ने ड्राइंग्स बनाई, सिर्फ एक ही तो पॉइंट है जो फरीद साहब 3 दिन से आपको सिखाए जा रहे हैं कर करके। फ़ायदा ये हो गया कि आपके हाथ से करवा दिया उन्होंने। क्या करवा दिया, ये तस्वीर बना दी आपने अपने हाथों से, ये दिखा दिया कि सर्कल एग्जिस्ट करता है, इस सर्कल के अंदर ये सारे एंगल्स मौजूद हैं, ये सब जाविये मौजूद हैं, इनमें से कुछ जावियों पे नज़र ले जाने की बस ज़रूरत होती है
वो नजर ले जा तो वही जाविये क्या खुर्शीद रिजवी साहब का जो शेर है कि वही जाविये जो आम थे मुझे खा गए, तो मॉडर्न कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर ही न की, वही जाविये जो आम थे मुझे खा गए। तो मॉडर्निटी यही है कि कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर ही न की, वही जाविये जो आम थे मुझे खा गए। आम जावियों का नाम मॉडर्निटी है कि डिटेल में चले जाओ, एक्चुअल पे चले जाओ। यही आम जाविये हैं जो इंसान को खा रहे हैं, आज के इंसान को। यही एगनी ऑफ मॉडर्निटी है। अब ट्रेडिशन क्या है? कभी अपनी जिंदगी पे नजर ही न की, कभी अपनी नजर से खुद को देखा ही नहीं। तो ट्रेडिशन अपनी नजर से देखेंगे, अनफुस में देखेंगे तो क्या समझ आती है जो फरीद साहब ने बताया कि देखने के जाविये हजार हैं। ये सुराहियां बनी हुई हैं ना बाहर विंडोज के ऊपर दरवाजे पे, ये इसकी शक्ल सुराही जैसी नहीं है। इसको सुराही इसलिए कहते हैं मिस्त्री कारीगर कि 100 राही, देयर आर 100 मेथड्स इसको बनाने के। 100 रवा तो बंदी है इक्को सुराही, शेप एक ही है, कारीगर 100 मेथड से इसको ड्रा कर लेते हैं। ये 100 राही है, सुराही नहीं है ये। अब फरीद साहब ने क्या दिखाया कि सर्कल शुरू से एग्जिस्ट करता है, जब कुछ भी नहीं था, बिग बैंग के टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है। उसके अंदर ये सारे जाविये मौजूद हैं, बस अपनी नज़र से ज़िंदगी को देखना है, इस पे नज़र करनी है। वो नज़र करने से फिर क्या निकलता है कि इसी को सिर्फ नज़र कर दिए इस पे और ये बन गए। ये नया नहीं बनाया, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। मॉडर्निटी ये चाहती थी कि मैं कुछ नया बना दूं, ट्रेडिशन कुछ नया नहीं बनाती। क्या किया है? वही हबीब जानब ने कहा है ना कि दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो ये पुरानी शराब नई बोतलों में डाली हुई है, तो वरना जालिब दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो ट्रेडिशन ये कहती है कि कोई चीज़, अब इस पे पूरी थ्योरी ऑफ नॉलेज बदल जाती है। कहते हैं जी बच्चा क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिविटी सिखाओ इसको। क्रिएटिविटी कुछ नहीं होती। We do not create knowledge, we just discover knowledge. तो मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज होती है, क्रिएशन ऑफ नॉलेज नहीं होती। बच्चे को वो नज़र देने की ज़रूरत है कि उसके ऊपर फैज़ान होने लग जाए, उसके ऊपर उसकी नज़र में चीज़ें आने लग जाएं। इस ड्राइंग के अंदर वो इस पैटर्न को देख सके। ये पैटर्न इस ड्राइंग में ही मौजूद है, आपने नहीं बनाया। आपने क्या है किया कि इसको नुमाया कर दिया है। इट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है कि नुमाया हो गया है। एक साइन बोर्ड होता है ना, या एक शॉप के ऊपर लगा हुआ बोर्ड होता है, उस पे ऊपर लिखा होता है सब कुछ, तो उसके अंदर जब लाइट आती है तो वो वही तहरीर नुमाया हो जाती है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। तो वो नुमाया करने के लिए नूर की ज़रूरत होती है। तो बच्चे को क्रिएटिव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, बच्चे की नज़र पैदा करनी है कि वो जो कुछ भी है। अब दूसरी इसमें अहम चीज़ कि ये सारा कुछ इस तस्वीर में, उस छत के पैटर्न में, अंदर वाले फर्श के स्टार के अंदर जो नज़र आ रहा है, असल में वो नहीं बनाया गया था। बनाया ये गया था ड्राइंग पे, उसको सिर्फ नुमाया किया है। अब अगर हम उसमें जितना भी उलझे रहे, हम इसको लगाने में एक मुश्किल में पड़ गए। क्या मुश्किल थी? कामिल साहब का जिनसे ड्राइंग ली, उनका ड्राफ्ट्समैन अवेलेबल नहीं था।
इन दिनों, तो उसने हमें ये ड्राइंग देनी थी। ये प्रकार समझ आएगी तो वो ड्रा हो जाएगा। अब वो ड्रा करने के लिए क्या था, प्रिंट आउट में वो छोटे साइज में था, हमने जमीन में बड़े स्केल में ड्रा करना था। अब उसमें क्या हुआ, ड्राफ्ट्समैन अवेलेबल नहीं था, हमने पूरी दुनिया के कारीगर इकट्ठे करके लगाए रखे हैं, वो उसको बैलेंस नहीं कर पाते थे जब तक वो बेसिक ड्राइंग हाथ पे नहीं आई। बेसिक ड्राइंग आ गई, बेशक इतना बना ले, बेशक इतना बना ले। सादकैन के आर्ट का कमाल क्या है, कहते हैं जी कि वो एक कागज के ऊपर किसी का नाम लिख दे कलम से, और साहिल की रेत पे बांस पे वही नाम लिख दे तो उसका प्रोपोर्शन सेम होगा। सादकैन क्यों बड़ा आर्टिस्ट है, इसलिए बड़ा आर्टिस्ट है। अब ये करना आपने सीख लिया है 3-4 दिन में। अब मैं आपको भी कह सकता हूं कि मैंने उस फर्श पे ये स्टार लगाना है, ये मुझे इस साइज में बना दे। इसकी जितनी मर्जी डिटेल में चले जाए आप वो साइज नहीं बना सकते। इस विजिबल में जितने भी उलझे रहे आप ये नहीं कर सकते। कब कर पाएंगे, इसके पीछे की ड्राइंग, इसके पीछे का आलमुल ख्याल, इसके पीछे का आलमुल अमसाल, इसके पीछे का वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, ये अगर आपके पास होगा तो फिर ये होगा। इसमें मैं थोड़ा सा एलेगरी ऑफ केव दोहराता हूँ आपके सामने। प्लेटो की क्या था, एलेगरी ऑफ केव जो प्लेटो बताता है अपनी, कि यूं हम एक कमरे में बैठे हैं, जैसे आप बैठे हैं मेरी तरफ मुंह करके, पीछे आग जल रही है वो दरवाजे के बाहर, उसके आगे से वो अली गुजरा है, आपको यहाँ पर उसका साया नजर आया है। अब इस साये की जितनी डिटेल में भी चले जाए आपने कुछ नहीं किया। उम्र लगा दें, सालों लगा दें, अली तो पीछे है, अली तो यहां है, हम यहां उलझे हुए हैं। ये इससे नुमाया हो गया है, वो पीछे आग से, नूर से। वो साए दीवार पे, वो क्या कहता है प्लेटो, कि कैदी हैं गार में, उनके हाथ बंधे हुए हैं, उन्हें दीवार की तरफ मुंह करके बांध दिया है, सनलाइट आ रही है, पीछे जो एक्टिविटी हो रही है स्क्रीन पे उनके सामने चल रही है। इस स्क्रीन की डिटेल में जितना भी उतर जाएंगे कहीं नहीं पहुंचेंगे। उसके पिगमेंट्स को, उसके रंगों को, उसकी शेप को, उसके साइज को आप हर रोज नई चीजें उसमें से डिस्कवर करते रहें आप। ये है एक्चुअल, वो है रियल। मॉडर्निटी एक्चुअल में उलझी हुई है, मॉडर्निटी एक्चुअल की डिटेल्स में उलझी हुई है। ट्रेडिशन क्या है कि इस एक्चुअल की रियल पे भी नजर चली जाए। लियोनार्डो डा विंची से पहले इंसानों की नजर रियल पे होती थी, लियोनार्डो डा विंची के बाद इंसान की नजर एक्चुअल पे चली गई। पहले लोग ये बिलीव करते थे कि देयर इज समथिंग रियल बिहाइंड दिस। उसके बाद से मॉडर्निटी तक पहुंचते पहुंचते लोगों को ये यकीन हो गया है कि देयर इज नथिंग बिहाइंड दिस, देयर इज जस्ट एक्चुअल, नथिंग रियल बिहाइंड इट। अब रियलिटी पे नजर होना, हकीकत पे नजर होना, आइडियल पे नजर होना, ख्याल पे नजर होना, अमसाल पे नजर होना, ये ट्रेडिशन है। देयर इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। तो हर मैडनेस के पीछे मेथड होता है। मॉडर्निटी वो वाहिद मैडनेस है जिसके पीछे कोई मेथड नहीं। ये एक्चुअल और डिटेल में उलझ गई। दुनिया की पहली मैडनेस है जिसके पीछे मेथड नहीं है। दुनिया की हर मैडनेस के पीछे भी मेथड होता था। तो अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि रिवायत सिर्फ कुछ पास्ट की चीज का नाम नहीं है। जिंदगी मेथड से करना रवायत है, जिंदगी रियल पे नजर करना रवायत है।
पास्ट पे नजर जिंदगी नहीं है। मैं पास्ट के अपने आबा की, आज से मेरे पास अपने आबा की, वो शहर में हम गए, उधर हमारी भी एक हवेली थी, 1737 में उसकी रजिस्ट्री इंतकाल हुआ। मैं उसको भी प्रिजर्व करके अपने पास रखता हूं, तो मैं ट्रेडिशनल नहीं हो जाता। मेरे पास मेरे बाप का परदादा जो है नंबरदार था मोहम्मद हयात, उसकी अंगूठी मौजूद है जो स्टैंप लगाता था। ये कलेक्ट कर लेने से मैं ट्रेडिशनल नहीं हो जाता। मेरी किसी भी मैडनेस के पीछे भी कोई मेथड आ गया तो मैं ट्रेडिशनल हो गया। मेरी एक्चुअलिटी के पीछे अगर कोई रियलिटी खड़ी है तो मैं ट्रेडिशनल हूँ। मैं सिर्फ एक्चुअल पे खड़ा हूं तो मैं मॉडर्न हूँ।